आज हमारा टैली का फर्स्ट क्लास है और इसमें हम लोग टैली को बहुत ही बारीकी के साथ समझेंगे कि टैली का यूज़ क्या है और जीएसटी कैसे यूज़ होता है टैली में। इसके लिए हम लोग आ जाएंगे ऑल वीडियो कोर्स फोल्डर पे, ओपन कर लेंगे। यहाँ मिलेगा आपको टैली नाम का फोल्डर, उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ मिलेगा टैली वीडियो फाइल, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ मिलेगा टैली स्टडी मटेरियल्स, इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे हमें मिलेगा टैली जीएसटी पीपीटी फाइल, यानी पावर पॉइंट का एक फाइल हमने बना के रखा हुआ है, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टैली ईआरपी और टैली प्राइम जो हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन है, और इसको हम लोग सीखेंगे कि टैली में आखिर जीएसटी कैसे इम्प्लीमेंट होगा और जीएसटी क्यों लागू किया इंडिया में, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है, क्या यूजेज है टैली का, क्या यूजेज है जीएसटी का। इन सब चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस और टी फॉर टैक्स। गुड्स का मतलब कि हम लोग कोई भी सामान बेचते या खरीदते हैं, यानी डायरेक्ट सेल और परचेज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स बिजनेस। सर्विसेज का मतलब होता है कि अगर हम एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हम एक सर्विस दे रहे हैं, या फिर हम एयरटेल या वोडाफोन या किसी भी कंपनी का सिम यूज़ करते हैं तो हम उसके सर्विसेज को लेते हैं। या किसी घर में अगर शादी होता है तो आपका हलवाई हो गया या फोटोग्राफर हो गया, या जहाँ पे आप लॉज लेते हो शादी करने के लिए, वो आपका एक सर्विस आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये दो तरह के मेनली बिजनेस होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन सब बिजनेस को जब हम करते हैं तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि पहले क्या था ना, कि अदर स्टेट में अलग टैक्स होता था और फिर दूसरे स्टेट में अलग टैक्स होता था। तो भारत सरकार ने सोचा कि एक ऐसा टैक्स सिस्टम लाया जाए जिससे वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट हो, और सब जगह सारे वस्तु सारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है या सर्विसेज है वो इक्वल हो, एक प्राइस हो, एक टैक्स हो। तो वन नेशन वन टैक्स को लाने के लिए यहाँ पे फिर जीएसटी जो हमारा है वो हमारे इंडिया में लागू किया गया, और ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो पूरे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया है। और इसके बाद जो हमारा था, मतलब इससे पहले जो हमारा था वो था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि हमारे स्टेट में अगर किसी अदर स्टेट से कोई सामान आ रहा है तो उसमें जो ड्यूटीज है, उसमें जो जीएसटी है, उसमें जो टैक्सेस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता था, जिससे उस प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग है वो अदर स्टेट में कुछ कम पड़ता था और किसी स्टेट में टैक्स ज़्यादा होने से ज़्यादा पड़ता था। तो लोग क्या करते थे, अदर स्टेट में जाके उस चीज़ को परचेज कर लेते थे, जिससे मार्केट इक्वल नहीं होता था और कंपटीशन जो है वो इक्वली वे में नहीं हो पाता था। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लाने का एक और पर्पस था, ताकि हर आदमी टैक्स पे कर सके, जो भी टैक्स के दायरे में आ रहा है वो टैक्स पे कर सके और सरकार को उसका बेनिफिट रेवेन्यू जनरेट हो सके। क्योंकि कोई चीज इजी रहेगा तो आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो, तो आम आदमी भी जीएसटी पे कर सके, इसके लिए जीएसटी को इंडिया में लागू किया गया, जो एक बहुत ही अच्छा और यूनिक जीएसटी प्रोसेस सिस्टम है। अब यहाँ पे है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 3 तरह के बिजनेस मेन होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, दूसरा होता है ट्रेड बिजनेसेस, और तीसरा होता है सर्विसेज बिजनेसेस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, कोई चीज को, रॉ मटेरियल को लेके कोई एक प्रोडक्ट बनाना, कोई एक सामान बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ट्रेड बिजनेस का मतलब क्या होता है कि किसी के बने बनाए चीजों को, यानी रेडीमेड चीजों को बेचना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड बिजनेस। और सर्विसेज का मतलब होता है कि किसी चीज का सर्विसेज देना। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर सर्विस देते हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं तो टीचर सर्विस देते हैं, ठीक है, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वेटर लोग सर्विस देते हैं। तो इस टाइप से हमारा 3 तरह का मेन बिजनेस होता है। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, प्रोडक्शन होता है किसी चीज का, जैसे कटिंग लाइन हो गया, स्विंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हो गया, असेंबली लाइन हो गया,
ठीक है, पेंटिंग एजेस लाइन हो गया, पैकेजिंग लाइन हो गया। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो किस प्रोसेस से होता है। ठीक है, उसमें आपका ऑर्डर को ट्रैक किया जाता है, किसी चीज को डिजाइन किया जाता है, किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसका डिजाइनिंग होता है। ठीक है, चिप का प्रोडक्शन होता है, प्लास्टिक मोल्डिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउसेज होता है, पैकेजिंग होता है, कंपोनेंट असेंबली होता है। ठीक है, ये एक चीज का एग्जांपल लिया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, काम होता है स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑफ सैमसंग कंपनी। सैमसंग जो कंपनी है वो करती क्या है, वो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने मोबाइल प्रोडक्शन का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोबाइल का यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यानी मोबाइल के जो कवर है, जो पार्ट्स है, अंदर का चिप है, मोबाइल का स्क्रीन है या उसका सॉफ्टवेयर है, वो सारे का टेस्टिंग असेंबलिंग यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और ये सैमसंग का नोएडा में बहुत ही बड़ा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फैक्ट्री है सैमसंग मोबाइल प्रोडक्शन का, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब यहाँ पे समझाने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इन सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग करती है, लाखों करोड़ों में मोबाइल बनाती है, और फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट, डीलर, रिटेलर को अपना प्रोडक्ट सेल करती है। ठीक है, सैमसंग नोएडा प्लांट टू हैव 12 लाख यूनिट कैपेसिटी। दूसरा है ट्रेड बिजनेस। ट्रेड बिजनेस का मतलब होता है कि सैमसंग ने मैन्युफैक्चरिंग किया और माल अपना बेच दिया। ठीक है, एक तो उसका हो गया, उसको टैक्स देना है अपने गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी मैन्युफैक्चरिंग पर। और जो ये शॉपकीपर है या फिर ये सैमसंग के आउटलेट्स हैं या जो भी है, यहाँ पे जो भी शॉप है हमारा, जो भी सैमसंग के मोबाइल या किसी भी कंपनी के मोबाइल को बेचते हैं, जो सेल और परचेज करते हैं, ट्रेड बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी टैक्स जीएसटी पे करना होता है, क्योंकि वो भी इससे इनकम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेल टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स जो बोल सकते हैं यहाँ पे। तो मेन सेल हम लोग कर रहे हैं, सेल पे टैक्स देना होता है, तो यहाँ पे भी जीएसटी हमारा लागू होता है, जीएसटी हमें पे करना पड़ता है। तो ये हो गया ट्रेड बिजनेस। थर्ड हम लोग आते हैं सर्विसेज बिजनेस, सर्विस सेंटर ऑफ सैमसंग मोबाइल। तो जब भी आपका सैमसंग का मोबाइल खराब होता है, तो आप सर्विस सेंटर में यहाँ पे जाके आप देते हो अपना मोबाइल बनने के लिए। तो एक तो देते हो आप फ्री, जो आपके वारंटी के अंतर्गत होता है, और एक आप देते हो आफ्टर, आपका जो वारंटी जब आप खत्म हो जाता है, तो फिर आप प्राइवेट शॉप में या फिर पेड सर्विस आप सैमसंग से भी करवा सकते हो। तो एक हो गया पेड और एक हो गया फ्री। लेकिन जो कंपनी आपको सर्विस दे रही है, मोबाइल को रिपेयर करने की जो सर्विस दे रही है जो कंपनी, वो क्या कर रही है कि उस पे जो इसका इनकम हो रहा है, उसका भी टैक्स उसको गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में देना है। तो तीनों बिजनेसेस में ये बताने का हमने प्रयास कर रहे हैं, किया जा रहा है कि तीनों में आपको जीएसटी जो है वो पे करना है। ठीक है, तीनों कंडीशंस पे, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे आपका ट्रेड बिजनेस हो, चाहे आपका सर्विसेज हो, जो भी आप इनकम करते हो उस पे आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना है, हर प्रोडक्ट पे, हर बिल पे जीएसटी पे करना है। अब आते हैं हम लोग ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर जो हमारा पहले का था, प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना कुछ टैक्स का था रूल, और स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक टैक्स का रूल था। अब देखा जाए तो यहाँ पे 3 और 2 5 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 और 3 6, यानी 11 तरह के टैक्स थे, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग टर्म के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता था। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में, तो एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एडीई हो गया, सरचार्ज एंड सेस, सीवीडी एंड एसएडी, ये टैक्सेस पहले हमारा लग रहा था, यानी जीएसटी आने से पहले। दूसरा स्टेट टैक्स की बात करें तो वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, सरचार्ज एंड सेस एंड एंट्री, यानी उस स्टेट में एंट्री की टैक्स। तो वैट वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, परचेज उसका टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, और एंट्री टैक्स हो गया। तो बहुत तरह का टैक्स लगाया जाता था, जिससे जो सेम चीज का प्रोडक्ट है, जैसे मान लो पार्ले जी का दाम अगर 5 रुपया है, तो आपको बिहार में 5 रुपये में मिलेगा, अदर स्टेट में अगर टैक्स ज्यादा लिया गया तो वहां पे 5.5 रुपये में मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे तो इक्वली रेट में ही मिलता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों का दाम डिफर होता था, क्योंकि हर स्टेट का अपना नियम था, यानी ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि किसी प्रोडक्ट पे कितना टैक्स वो लगाना चाहती है, उसके हिसाब से टैक्स
लगता था, और डिफरेंट टैक्स होने की वजह से उस प्रोडक्ट का जो रेट था वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट हो जाता था। आगे बढ़ते हैं। न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। अगर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 यहाँ पे है, 4 बैलून यहाँ पे दिख रहा है, 5 बैलून यहाँ पे दिख रहा है और 2 बैलून यहाँ पे दिख रहा है। यानी अभी भी हमारा जो टैक्स है वो 11 तरह का ही टैक्सेस है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म में, लेकिन उसको ग्रुप कर दिया गया। यानी कि वो 4 पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ एक पे ध्यान देना है। यानी उस 5 पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ एक पे ध्यान देना है, और उस 2 पे ध्यान नहीं देना है, केवल एक पे ध्यान देना है। यानी यहाँ पे 3 आपका कैटेगरी मिल रहा है। एक मिल रहा है CGST, दूसरा मिल रहा है SGST एंड तीसरा मिलता है IGST। जहां CGST में आपका ये 4 एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ADE एंड सरचार्ज एंड सेस को ऐड किया गया है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेस, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स एंड वैट। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST, TBD, SAD एंड CST जो है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स या इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी इसको हम बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड या इंटरस्टेट। अब CGST का क्या रूल है? C4 होता है सेंट्रल। CGST स्टैंड फॉर सेंट्रल GST। दिस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाईज विद इन द स्टेट। ठीक है, विद इन द स्टेट। CGST आपका स्टेट के अंदर, यानी अगर आप बिहार स्टेट की बात करें तो CGST सिर्फ बिहार स्टेट के अंदर ही लगेगा। टैक्स कलेक्टेड विल बी शेयर टू सेंट्रल। सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये टैक्स चला जाएगा। यानी CGST जो भी बिहार गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी CGST के रूप में, वो चला जाएगा भारत सरकार या नरेंद्र मोदी जी को चला जाएगा CGST। एग्जाम्पल के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट GST। दिस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाईज विद इन, सप्लाईज मतलब सेल, विद इन द स्टेट। स्टेट के अंदर भी आपका SGST भी लगता है। टैक्स कलेक्टेड, इससे जो भी टैक्स कलेक्टेड होगा विल बी शेयर टू स्टेट, यानी इससे जो भी टैक्स बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा। यानी आधा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो C और SGST जो होता है वो एक ही टैक्स होता है, अलग अलग पार्ट में। सपोज करो कि अगर 18% GST किसी प्रोडक्ट पे लग रहा है तो 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी, जो भी टैक्स कलेक्टेड होगा उस प्रोडक्ट पे, और 9% जो है स्टेट गवर्नमेंट रख लेगी, जो भी टैक्स कलेक्टेड होगा उस प्रोडक्ट पे। ये दोनों मिला के हो जाते हैं 18%। ठीक है, तो ये जो दोनों एक है, ये यहाँ पे ये अगर देखोगे तो ये एक टैक्स है एक्चुअल में। C और F बिल पे छपा रहेगा, C अलग से और S अलग से। इसमें लगेगा आपको 9% टैक्स, और इसमें भी आपको लगेगा 9% टैक्स। ठीक है, ओनली बिहार स्टेट। ठीक है, ओनली बिहार स्टेट में ये लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद है आपका IGST। IGST स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड यानी मिश्रित, मिक्स, मिला हुआ टैक्स। दिस इज एप्लीकेबल ऑन इंटरस्टेट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। इंटरस्टेट मतलब दो राज्य, और इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंड दूसरे राज्य से अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उस कंडीशन पे ये टैक्स लगेगा IGST। टैक्स कलेक्टेड शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब इसमें क्या लगेगा? इसमें डायरेक्ट आपको लगाना पड़ेगा 18%, 18%। ठीक है, तो 9% चला गया बिहार सरकार को, 9% चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ पे सेंट्रल हो गया, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो गया। अब IGST में क्या होता है कि सपोज कोई बिहार का व्यापारी दिल्ली जाकर खरीद करता है, इन दिल्ली जाता है और कोई सामान खरीदता है, तो उस वो क्या बिल बनाएगा? वो उस बिहार वाले व्यापारी के लिए दिल्ली में बिल बनाएगा, जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहा होगा दिल्ली वाला, और खरीद रहा होगा बिहार वाला व्यापारी। तो जो भी बिल उससे मिलेगा बिहार वाले व्यापारी को, उसमें IGST मेंशन रहेगा, और उससे जो टैक्स बनेगा 18% जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, वो रख लेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और आधा रख लिया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। इसी तरह से दिल्ली का कोई आदमी अगर बिहार आके खरीद करता है, तो बिहार का जो व्यापारी है जो बिल बना के देगा दिल्ली वाले व्यापारी को,
उस पर IGST मेंशन होगा 18%, और उसमें से 9% बिहार गवर्नमेंट रख लेगी और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर दूसरे राज्य का व्यापारी किसी दूसरे राज्य में जाता है खरीद करने, तो जिस राज्य का व्यापारी दूसरे राज्य में गया है, उस राज्य के व्यापारी को कोई, मतलब उस राज्य के गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बिहार का आदमी अगर दिल्ली जाएगा तो बिहार गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होगा, और दिल्ली का व्यापारी अगर बिहार आके कोई चीज खरीदता है तो उससे दिल्ली गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जिस स्टेट में जाके वो खरीदारी करेगा उस स्टेट के गवर्नमेंट को आधा 9% बेनिफिट हो जाएगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी। क्लियर यहाँ पे? ठीक है, तो दोनों स्टेट को फायदा है, यानी जो बिहार आके खरीदारी करेंगे उससे बिहार गवर्नमेंट को फायदा होगा, और जो बिहार के आदमी दिल्ली जाके खरीदेंगे उनसे दिल्ली वाले गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, और हर कंडीशन में आधा जो है परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा ही जाएगा, चाहे वो लोकल एक ही स्टेट के अंदर हो, बिहार राज्य के अंदर, और चाहे फिर वो आपका दिल्ली राज्य का हो, खरीदारी दो स्टेट के बीच हो, तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा हर कंडीशन पे जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है गुड्स टैक्स रेट एंड सर्विस टैक्स रेट स्लैब। तो गवर्नमेंट क्या होती है, हर 6 महीने पे, साल भर पे टैक्स पे एनालिसिस करती है, किस प्रोडक्ट में कितना टैक्स लगाना है, वो डिसीजन लेती रहती है। यानी कभी कभी आपका गोल्ड पे 18% था, अभी गोल्ड पे आपका 3% टैक्स लग रहा है, जो काफी कम हो गया है, ताकि लोग गोल्ड खरीदने में प्रोत्साहित हो, गोल्ड ज्यादा से ज्यादा खरीदें। जैसे आपका गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, ये सब पे आपका 28% टैक्स लगा दिया गया है, ताकि उसको कम से कम लोग इस्तेमाल करें और गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो। तो इस कंडीशन पे टैक्स चेंज होता रहता है, किसी पे टैक्स लगता है, किसी में टैक्स हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे गुड्स का मतलब जो भी सामान जो भी बेचा और खरीदा जाता है वैसा सामान, उस पर आपका 0% किसी किसी चीज पे है। जैसे आपको काबुली चना हो गया, दूध हो गया, फल सब्जी हो गया, उन सब पे 0% टैक्स है। फिर किसी किसी गुड्स पे 0.25% है, किसी पे 3%, किसी पे 5%, किसी पे 12, किसी पे 18, किसी पे 28, मैक्सिमम 28 जाता है, उससे ऊपर अभी किसी चीज पे नहीं है। ठीक है, तो आप अगर हम लोग कंप्यूटर पार्ट्स की बात करें, मोबाइल की हम लोग बात करें, तो 18%, कभी कभी 12% किसी किसी टर्म में लगता है। अगर कपड़े की बात करें, जैसे आपका हो गया कोई भी कपड़ा हो गया, क्लॉथ हो गया, तो उसमें 5% लगता है। ठीक है, और गोल्ड की बात करें तो उस पर 3% अभी चल रहा है। ठीक है, और महंगी चीजों, लग्जरी चीजों में आपका 28% टैक्स लगा है। मैक्सिमम चीजों में 18%, बहुत ज्यादा चीजों में 18% है, बहुत सारी चीजों में 5% है। सर्विसेज की बात करें, अगर रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो आपको 5% टैक्स देना है। अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ रहे हो तो आपको 18% जीएसटी देना है। ठीक है, और किसी किसी सर्विसेज का चार्ज जो 0% है, 0, 5, 12, 18 और 28। तो ये टैक्स का स्लैब है, ये चेंज होता रहता है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट www.gst.gov.in पे जाके उस पूरे वेबसाइट को पढ़ते रहना पड़ेगा। जो भी अपडेट्स वहाँ पे आते हैं उसको आप निरंतर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अभी क्या अपडेट्स हैं। जो भी अपडेट्स आते हैं वो सबसे पहले गवर्नमेंट के वेबसाइट पे डाल दिए जाते हैं कि आपसे ये चीज आगे, इस डेट से ये चीज अब चलेगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ 15 डिजिट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो पहला है आपका 12, 1 और 2 स्टेट कोड। जैसे अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार का जो स्टेट कोड है वो 10 है, और अगर दिल्ली की बात करें तो वो 07 है। यानी अगर पूरे भारत में अगर आपके 28 राज्य हैं या 29 राज्य हैं तो उसके हिसाब से सबका नंबरिंग कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर का 01 है, गुजरात का 24 है, 24 है, झारखंड का 20 है, दिल्ली का 07 है, बिहार का 10 है। तो आप सिर्फ 2 अंक से पता लगा सकते हो कि वो जो जीएसटी नंबर है वो किस स्टेट का है। अगर आपको 10 लिखा मेरे जीएसटी नंबर में तो आपको मान लेना ये बिहार का है। स्टेट कोड ऑफ इंडिया 2 डिजिट न्यूमेरिक। इसके बाद जो बीच का जो नंबर होता है लगभग 3 और 3 6 और 3 9 1 10, ये जो 10 डिजिट आपको दिख रहा है वो पैन कार्ड है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन ऑफ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, एक्सपोर्टर एंड डीलर, 10 डिजिट
अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर है बीच का, यानी पहले स्टेट 2 अंक, उसके बाद आपका पैन कार्ड का नंबर, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट, आपका व्यापार कितने स्टेट में चल रहा है, कितने जगह आपका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, अगर 2 है तो 2, अगर 5 जगह आपका व्यापार है तो 5 यहाँ लिखा रहेगा। डिफॉल्ट जेड 1 डिजिट अल्फाबेट, एक अल्फाबेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इरर चेक कोड 1 डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो है 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है, ठीक है, जिसमें आपका स्टेट, पैन कार्ड नंबर और अदर नंबर इंक्लूड होते हैं। टॉप 5 जीएसटी सॉफ्टवेयर इन इंडिया, इंडिया में सबसे टॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है जीएसटी को यूज करने के लिए? तो जीएसटी यूज करने के सबसे जो बड़ा सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड में वो है सैप, SAP सैप, लार्ज यानी बहुत बड़ा, जैसे आपका टाटा हो गए या फिर आपका रिलायंस हो गया, वो सब सैप के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अगर हम लोग स्मॉल मिड साइज ग्रोइंग बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं तो आपका टैली हो गया, टैली बहुत ज्यादा यूज होता है। और स्मॉल माइक्रो बिजनेसेस के लिए यूज होता है जोहो, एक्सेल, क्विकबुक्स, क्विकबुक्स एक अमेरिकन कंपनी है जो वहाँ पे बहुत ही फेमस है। तो टैली विथ मोर देन 75% मार्केट शेयर एंड 2 बिलियन बिजनेसेस यूजर्स, टैली इज अनडॉप्टली द बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। Busy Busy was launched in the year 1997 and it is mainly popular for its inventory management feature. बिजी भी एक बहुत ही पॉपुलर है। एक मार्ग है, MARG, मार्ग बहुत ही पॉपुलर आपका सॉफ्टवेयर है मार्ग। और अभी एक अब रिसेंट में एक स्मॉल बिजनेस के लिए एक सॉफ्टवेयर भी चल रहा है व्यापार, वो भी काफी पॉपुलर है। तो सारे का काम क्या है? जीएसटी फाइल करना, जीएसटी बिल बनाना, स्टॉक इन्वेंट्री को मैनेज करना, सारे का काम लगभग एक है। यानी आप सिर्फ टैली अगर सीख लेते हो तो बाकी सब सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा आपको शॉर्टकट डिफरेंट मिलेगा, लेकिन जो पर्पस है, जो तरीका है, जो यूजेस का जो उसमें नेम है, वो सब सेम मिलेगा। तो टैली सीखने के बाद आपको अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर समझने में और हैंडल करने में आसानी होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है टैली, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर। और टैली प्राइम तो काफी एडवांस कर दिया गया है, काफी इजी कर दिया गया है। तो ये सब बेनिफिट आपको मिलेगा टैली को सीखने से। अब ईआरपी का मतलब क्या होता है? टैली ईआरपी तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ERP is business process management software that allow an organization to use a system of integrated application to manage the businesses and automate many back office function related to technology services and human resource। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का यूज क्या है? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा चीजों को अपने ब्रेन में नहीं रख सकते हैं, और कब किससे लेना है, कितना देना है, कितने का मैंने उसका बिल बनाया, कितने में परचेज किया, ये सारे डिटेल को दिमाग में रखना इम्पॉसिबल है। उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हम लोग सेकेंडों में किसी चीज को खोज सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं और अपनी सारी हिस्ट्री को रख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे अपने बिजनेस को हम प्लान कर सकते हैं, बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ERP सॉफ्टवेयर। अब दो कोड होता है, एक होता है HSN कोड और एक होता है SAS कोड। HSN कोड तब यूज होता है जब कोई गुड्स आप बेचते हो तो आपको HSN कोड यूज करना पड़ता है, जो मैक्सिमम 8 डिजिट का होता है कोड जो होता है। द फुल फॉर्म ऑफ HSN कोड मींस हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर। HSN is a multi-purpose international product nomenclature developed by the World Customs Organization (WCO) with the objective of classifying goods from all over the world in the systematic and logical manner। यानी एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल मैनर में उस चीज का कोड बना दिया जाता है। जैसे मान लो कंप्यूटर, अब लैपटॉप बेच रहे हो तो लैपटॉप का एक कोड होगा 4 अंक का, और उसमें लैपटॉप में कैसा लैपटॉप, अगर गेमिंग लैपटॉप है तो फिर डिजिट वो बढ़ता जाएगा, 4 से 6, 6 से 8, मैक्सिमम 8 डिजिट में ये डिसाइड हो जाएगा कि आप गेमिंग लैपटॉप ही आप यूज कर रहे हो या बेचा गया है। ठीक है, तो जितना ज्यादा बिजनेस का टर्नओवर ज्यादा बढ़ेगा, आपको उतना ज्यादा संख्या में HSN कोड का यूज करना पड़ेगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। उसके बाद है सर्विस अकाउंटिंग कोड। सर्विस अकाउंटिंग कोड का मतलब होता है जैसे हम पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए हम जो अगर किसी को बिल देते हैं, मान लो टैली का हम बिल दे रहे हैं, तो उसमें जो जीएसटी लगेगा 18% लगेगा, और उसमें जो हम पढ़ाने का जो हम कंप्यूटर कोर्स करा रहे हैं उसका जो एक HSN कोड होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो HSN मीन्स हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर कोड्स। ठीक है, और सर्विस अकाउंटिंग कोड SAC।
सर्विसेज अकाउंटिंग कोड अंडर विच सर्विसेज फॉल अंडर जीएसटी, यानी कौन सा सर्विस पे कौन सा जीएसटी लगेगा उसको कैटेगराइज या क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के टॉपिक में जीएसटी को समझा कि जीएसटी कब से लागू हुआ है और जीएसटी का यूज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग SAC कोड आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफ हाईवे, स्ट्रीट्स, रोड्स, रेलवेज एंड एयरफील्ड रनवेज, ब्रिजेज एंड टनल्स। अगर जो भी कंपनी इस चीज को बनाती है तो जब वो इसका बिल बनाएगी तो उसको ये कोड लिखना पड़ेगा 995421, 6 डिजिट का है, वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई मान लो कोई प्लम्बर है या जो भी है, पेंटिंग सर्विसेज की अगर हम लोग बात कर लें तो 995473 ये बिल अगर आपको मिलता है, पेंटिंग सर्विस का जीएसटी बिल मिलता है, तो फिर आपको ये दोनों, ये 6 डिजिट आपको यूज करना पड़ेगा। कहीं कहीं ये 4 डिजिट भी यूज किया जाता है, लेकिन और डिटेल दिखाने के आपने प्रॉपर किस चीज के पेंटिंग की है, वो किस चीज का सर्विसेज दिया, तो वो आप यहाँ पे आपको ये दोनों अंक पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लैपटॉप HSN कोड इज 84713020 एंड GST फॉर प्रोडक्ट अंडर द कोडिंग सिस्टम इज 18%। इन लैपटॉप अभी आप परचेज करोगे आज, मतलब जुलाई हमारा है 2023 का, तो आपको पे करना पड़ेगा 18% GST और जो आपको कोड यूज करना पड़ेगा 84713020। ऐसे आप 4 डिजिट भी स्टार्टिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने बेसिक जीएसटी क्या होता है उसको समझा, और कैसे जीएसटी लगता है, अदर स्टेट में IGST लगेगा, और अपने स्टेट में अगर सेल परचेज हो रहा है, सेल परचेज का काम हो रहा है, तो आपको लगाना है SGST और CGST दोनों साथ में हाफ हाफ। और अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो या कोई दूसरे स्टेट से आपके पास आ रहा है तो आपके बिल पे रहेगा IGST पूरे 18%। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे बढ़िया से। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में, टैली में कैसे एंट्री करते हैं, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग लेजर्स बनाते हैं और कैसे सेल परचेज करते हैं, इन सारे चीज़ों को अगले टॉपिक में सीखेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।